सो या आई एम बैक विद वीडियो नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज, जहां मैं फिजिक्स के बारे में बता रहा हूं। आप लोग ने कमेंट सेक्शन में लास्ट 2 वीडियो के पहले ही लिख दिया था कि भैया फिजिक्स सॉरी फिजिक्स के लिए थोड़ा लेट हो गया। तो लेट्स स्टार्ट आवर फिजिक्स स्ट्रेटेजी वीडियो, जहां पे मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि लास्ट 45 टू 50 डेज में आपको पूरा फिजिक्स नीट 2024 के लिए रिवाइज कैसे करना है। एंड फॉर ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट जिन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर कोई वीडियो नहीं आ रहा है, इसके बाद वाला जो नीट 2025 पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज ये फिजिक्स के साथ हम कंप्लीट कर देते हैं चीजें। एंड नेक्स्ट मुझे आपको बताना है कि वो फिजिक्स के लिए कर रहे हो तो आपके पास 4 चीजें कंफर्म होनी चाहिए। जैसे मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहता हूं कि आप एक परफेक्ट रेफरेंस बुक फिजिक्स में तो होनी चाहिए, बिकॉज मैं एनसीईआरटी पे रिलाई करना इज लिटरली थोड़ी बेवकूफी। तो फिजिक्स में एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। एंड इफ यू आर इन गुड कोचिंग तो आकाश एलन की जो आपकी मॉड्यूल है वो आप प्रेफर कर सकते हो। फिर एक एमसीक्यू सॉल्विंग बुक आपके पास होनी चाहिए जहां पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सको। आपका सोर्स ऑफ लेक्चर डिसाइड हो चुका होना चाहिए। एंड यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ फॉर्मूला शीट। A4 साइज पे पूरा अपना स्टेप आउट करके रख दो। तो ये 4 चीजों के साथ आप रेडी रहना। रेफरेंस बुक मैंने आपको बता चुका हूं कि जनरली मैं एक ऐसी रेफरेंस बुक बताता हूं जिसमें रेफरेंस बुक मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे उसके पास नोट्स होने चाहिए, क्योंकि मैं इस बार आपके वन शॉट वीडियो में आपको नोट्स बनाने को नहीं कहूंगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए फिजिक्स में। क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो मैंने बेसिकली कहा है कि नोट्स नहीं भी बनाओगे चलेगा, क्योंकि बेसिकली आपको एनसीईआरटी रेफर करनी है। अब यहाँ पे तो एनसीईआरटी से काम कर नहीं सकते, तो अगर आप वन शॉट बनाने चलोगे तो बहुत टाइम वेस्ट चला जाएगा आपका। एंड अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि लास्ट 45 टू 50 डेज में कैसे फिजिक्स कवर अप करना है, तो बेवकूफ वाले पॉइंट्स में नहीं कहना चाहता। तो इसलिए नोट्स आपको बनाने नहीं है, एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। एचसी वर्मा जैसी रेफरेंस बुक लेके मत बैठना जहां पे कंसेप्ट को समझाने पे ज्यादा फोकस रहता है, इसलिए वो बुक की थियरी उस बेसिक पे बनी है। एनसीईआरटी नीट जो आपको थियरी नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए, बहुत सारे फैक्ट इंफॉर्मेशन डेफिनेशन वो सब होने चाहिए। तो उस हिसाब से आप ऐसी नोट्स प्रिफर करना है, ठीक है। चलो अब चालू करते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको 25 दिन दे दिया है आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए, 25 दिन दे दिया मैंने आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए। अब आपको करना क्या है स्टेप बाय स्टेप वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वन शॉट लेक्चर देखना है। अगर आपको नहीं पता कौन से अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे फिजिक्स के, तो मैंने इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर फिजिक्स, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा आपको कौन से टीचर से सीखना है। एंड उसके बाद डोंट मेक नोट्स, सिर्फ आईएमपी पॉइंट्स आपको या तो अपने रेफरेंस बुक में ही ऐड कर लो, या तो स्टिकी नोट या A4 साइज पेपर पे सारे अच्छे जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जो पॉइंट आपके रेफरेंस बुक में नहीं दिया तो बस आप वो स्टिक आउट कर दो। मेन आपको अपनी रेफरेंस बुक से ही अच्छे से पढ़ना है। देन गो थ्रू द एनसीईआरटी 1। एक बार एनसीईआरटी खोलो, लिटरली आधे घंटे का काम होगा, खोलो जितने भी 2-4 एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल है वो कर लो, क्योंकि बेसिकली कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन फ्रेम होगा वो नीट वालों ने इनडायरेक्टली एनसीईआरटी के थ्रू दे दिया है। अगर एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम डिट्टो ऐसा ही वैल्यू चेंज करके आपकी नीट में दे देंगे। तो एक बार आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल, एक बार एनसीईआरटी की समरी पॉइंट्स टू पॉइंटर में जितने थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, एंड आपके एक्सरसाइज में जो इजी एमसीक्यू है जो एक बार में सॉल्व हो जाते हैं, और जो भी बोल्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं वो एक बार कर लो। ओके, कुछ नहीं लगेगा। कोई भी एक चैप्टर पकड़े हो ना तो जैसे ही कर रहे हो ना उसी फ्लो में जाते रहो, बस आधे घंटे उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी खोलो। शायद कुछ आपको रेलेवेंट ना भी मिले तो 5 मिनट में आपका काम भी हो जाएगा, लेकिन एक बार प्लीज एनसीईआरटी खोल लेना। ओके, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। तो आपको सॉल्व एग्जांपल करने, क्योंकि जिनका फिजिक्स वीक होता है, कहता है सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व एग्जांपल करो, उसी से आपका इंप्रूव हो सकता है फिजिक्स। उसके बाद आपको आपके मेक श्योर कि आप अपने मेन एक्सरसाइज के 100 एमसीक्यू सॉल्व करो, या उसमें पीवाईक्यू भी होंगे तो चलेगा, क्योंकि 100 एमसीक्यू सॉल्व करोगे तभी यार यू नीड प्रैक्टिस। तो आप हर एक चैप्टर से मिनिमम 100 एमसीक्यू सॉल्व करो तभी आपका काम बनेगा। एंड उन सबके डाउट्स अपने क्लियर करो, चाहे एक ऑप्शन आपका डाउट हो कि यार भले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये ऑप्शन आंसर नहीं था, लेकिन ये ऑप्शन दिया क्यों है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वहां तक आपको डाउट क्लियर करने हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इफ यू कैन मेंटेन अ डाउट क्लियरिंग नोटबुक। एक डाउट क्लियरिंग नोटबुक में बेसिकली क्या होता है ना कि आप वो कंसेप्ट डालो जो शायद अपने कंसेप्ट अभी तक कहीं नहीं सीखा। फॉर एग्जांपल एक न्यू कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया, अब ये स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करना और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है नीट में आना है, तो ये कंसेप्ट को मैं अपने एक डाउट क्लियरिंग नोटबुक में ऐड कर लेता हूँ। 100 पेज की पतली सी कोई एक बना सकते हो। तो नीट के एक दिन पहले जब वो डाउट क्लियरिंग नोटबुक आप रिवाइज कर रहे हो ना, तो आपको पता चलेगा ओके कितने नए नए कंसेप्ट के मैंने एमसीक्यूज यहाँ पे लिख के रखे हैं जो कल नीट के एग्जाम में आ सकते हैं। एंड आप बाकी बच्चों से डिफरेंशिएट कैसे होगे जब कुछ ऐसे स्मॉल स्टेप्स आप अपने प्रिपरेशन में लोगे, जो आपको बाकियों से अलग प्रूफ करेगा, बाकियों से आपको एज पे रखेगा जब आप ऐसी एक्स्ट्रा चीजें करोगे। इफ यू कैन डू इट वेरी नाइस। नहीं कर सकते तो जहां पे डाउट सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे जहां पे भी आपका जो रेफरेंस बुक में एमसीक्यू, वहीं पे रेड पेन से हाइलाइटर से या बॉक्स बना के लिख लो कुछ ऐसा अपने हिसाब से। एंड मेक श्योर आप फाइनल फॉर्मूला शीट बनाओ। एंड फाइनल फॉर्मूला शीट ऐसा नहीं कि जैसे अभी v = u+at सबको पता है, तो ये आप फॉर्मूला शीट में लिखना चाहो तो देखो एक आइडियल फॉर्मूला शीट में आप डाल सकते हो, लेकिन बेसिकली मैं ऐसा करता था, मैं वो फॉर्मूला लिखता था तो यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं भूल जाता हूं वो मैं वहां ऐड करता था। जो बहुत क्लीशे हैं, जो बहुत कॉमन है, जो मुझे याद भी है वो है, तो मैं वो नहीं ऐड करता था, क्योंकि मुझे दुनिया को नहीं दिखाना कि मैंने एक आइडियल फॉर्मूला शीट बनाई है। जो मैं भूल जाता था या जो मुझे ज्यादा नीडफुल रहता था मैं वो बनाता था। अब
ये सब का इतने सब कुछ आप कर रहे हो ना, तो आपको डिफरेंस कहां पे देखने को मिलेगा? ये डिफरेंस आपको सिर्फ मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। जितने लोग सोच रहे हैं कि मैं सब अच्छे से कर लूं, बस भाई मॉक टेस्ट देना ना पड़े, तो मॉक टेस्ट तो देना ही, उससे जितना भागोगे ना उतना ही आपको वो मैं नीड आपको फील कराऊंगा कि मॉक टेस्ट से ही आपका हर चीज होने वाला है। अब देखो मॉक टेस्ट का बेनिफिट क्या होता है, आप इन जनरल तो फिजिक्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट आप ये सब कर रहे हो, बट वो पता कैसे चलेगा आप सही कर रहे हो? सबसे पहले मॉक टेस्ट में, वो भी फुल सिलेबस जहां पे सारे आपके चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, उसी में आपको पता चलेगा कि आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो चैप्टर्स को। ये चैप्टर का ये एमसीक्यू, ये इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशन का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें दोनों में फॉर्मूला सेम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस का अलग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग होता है, तो मतलब आप चैप्टर्स और टॉपिक पहले डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं 50 क्वेश्चन में। फिर आपको 50 एमसीक्यू एक टाइम में सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। अभी तो क्या है, रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हो, 10 एमसीक्यू सॉल्व किया, थोड़ा एग्जॉस्टेड फील के गए, 10-15 मिनट का ब्रेक लेके आ गया। नीट में तो ऐसा है नहीं, 50 एमसीक्यू एक गो में आपको सॉल्व करने होंगे, तो उसकी प्रैक्टिस होने के लिए भी मॉक टेस्ट होना जरूरी है। और वो 50 एमसीक्यू आपको 1 घंटे में सॉल्व करने हैं, आपको 50 एमसीक्यू 1 घंटे में सॉल्व करने हैं। तो ये हैबिट आप लाख ट्राई कर लो कि मैं बिना मॉक टेस्ट दिए घर पे बैठ के कर लूं, वो हो ही नहीं सकता। आप एक टाइम पे एक चैप्टर के एमसीक्यू ही सॉल्व कर रहे होगे, इसलिए मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैंने अपनी केमिस्ट्री वीडियो में मॉक टेस्ट के बारे में बताया ही था। उसके बाद भी अगर आपके पास मॉक टेस्ट वो आपने नहीं लिया, आपको उतना अच्छा नहीं लगा, या आपके पास बहुत कम मॉक टेस्ट है क्योंकि उसमें कुछ बेसिकली 24 थे, तो आई एम बैक विद अ वेरी गुड मॉक टेस्ट अगेन। दिस इज अ दिशा पब्लिकेशन मॉक टेस्ट। आप लिटरली देख सकते हो पूरा एनसीईआरटी के तरीके से ही इसको बनाया गया है। सबसे पहले तो आपकी ओएमआर शीट जैसी आपकी नीट में आती है, पूरी ओएमआर शीट भी ऐसी दे दी है, आप देख सकते हो, इट्स अ वेरी गुड ओएमआर शीट। और यहाँ पे आपको पूरे बुकलेट्स के फॉर्म में आपके क्वेश्चन पेपर दिए गए। जैसे मैं कोई भी बुकलेट उठा लेता हूँ तो आप देख सकते हो टेस्ट नंबर सीरीज 1 एक सेपरेट बुकलेट है, जैसे आपका नीट में आता है वैसा। एंड क्वेश्चंस आपका अगेन लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न जो आपका है उसी बेस पे टेस्ट सीरीज बनी हुई है। द मोस्ट गुड थिंग अबाउट दिस टेस्ट सीरीज इज द एनसीईआरटी लोकेटर पॉइंट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आगे एनसीईआरटी का पेज नंबर लिख दिया गया है, तो आप जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी का पेज नंबर तक यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, यू नो। एंड उसके अलावा आपको एक सेपरेट बुकलेट पूरी दे दी गई है सोल्यूशन की। आप देख सकते हो पूरी सेपरेट मोटी सी बुकलेट है आपके पूरे सोल्यूशन की। हर एक क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं, आपको यहाँ पे सोल्यूशन तक लिख के दे दिया कि कैसे आपका होना चाहिए। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज के साथ आपको प्रैक्टिकल बुक फ्री मिल रही है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की होनी चाहिए, जहां पे यहाँ पे सब इंक्लूड कर दिया है। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, इसको मैंने बताया था कि सेपरेट अगर आपको ये लेना है तो कैसे ले सकते हो, जहां पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे सिलेबस में जितने प्रैक्टिकल कवर्ड है आने वाले नीट में वहां पे इंक्लूड कर दिया गया है, उसके भी एमसीक्यू यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, और जेडब्ल्यू में जितने पीवाईक्यू आए यहाँ इंक्लूड कर दिए, क्योंकि नीट में तो आज तक पीवाईक्यू उतने आए नहीं है, तो ये आपको मिल रहा है। उसके साथ आपको इतनी अमेजिंग टेस्ट सीरीज मिल रही है, 15 मॉक टेस्ट का आपका सिलेबस है। पहले खरीदो ये 15 सॉल्व करो, इनको एनालिसिस करो, अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स के प्रोवाइड करता रहूंगा। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टेस्ट सीरीज, देन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट, गो एंड बाय दिस अमेजिंग टेस्ट सीरीज जस्ट नाउ। हम आगे, तो सबसे पहले मैंने 11th के चैप्टर्स लिख दिए सीक्वेंस वाइज कि आपको कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो मैं बता देना, जैसे यूनिट डायमेंशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो यूनिट डायमेंशन तो एक तो इन जनरल ऐसा कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिखो, तो वो यूनिट डायमेंशन का कि इलेक्ट्रोसेट का वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इन जनरल एक्सक्लूसिवली यूनिट डायमेंशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो ये ईजी भी है, ये पहले करो। काइनेमेटिक्स से 3 क्वेश्चन आते हैं, ईजी है, ये पहले कर लो। लॉज ऑफ मोशन डिफिकल्ट है, लेकिन इतने ज्यादा एमसीक्यू आ रहे हैं कि ये भी आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अब देखो डब्ल्यूईपी हो गया, एसओपी होगा, ये इतना पहले मत करो ना, इसमें से तो एक एक क्वेश्चन नहीं आ रहा और डिफिकल्ट भी बहुत होता है, तो इसको भी थोड़ा साइड रखो। ग्रेविटेशन है जो ऑलमोस्ट आपका इलेक्ट्रोसेट जैसा, वो इतना इजी है, एनालॉजी से करो, ये आपका हो जाएगा। अब फ्लूइड डायनेमिक इतना टफ चैप्टर है, तो मेरे को तो बहुत डर लगता था फ्लूइड डायनेमिक से। अब इन जनरल लास्ट ईयर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल भी एक भी नहीं आएगा, बट आ सकता है मैक्सिमम 1 क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा तो एनटी करेगा नहीं कि इस साल 0 आ गया, अगले साल 6 क्वेश्चन फ्लूइड डायनेमिक से ही आ गए, इतना इलॉजिकल तो कभी नहीं करेगा। तो अगेन इसको भी अब थोड़ा भी साइड रखो। सॉलिड इतना छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, 1 क्वेश्चन आता है, ये आप अच्छे से कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक पूरा केमिस्ट्री में आपका है, ये तो ज्यादा सॉल्व करने वाला है वो भी नहीं, एकदम रट्टू तो बायोलॉजी जैसा चैप्टर है, इसको कर लो। 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। केटीजी कितना छोटा थियोरेटिकल चैप्टर है, उसको कर लो। और एसएचएम ऑफ वेव्स में सिर्फ आईएमपी एमपी टॉपिक्स आप कर लो, तो आपका 1 क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब ऐसे देखो तो जरूरी नहीं आप यूनिट डायमेंशन से चालू करो, एसओपी रोटेशन से होते हुए आप वेव्स एसएचएम पे आओ। देखो कि कौन सा चैप्टर आपका पर्सनली स्ट्रॉन्ग वीक है, किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से आप करो। अब डब्ल्यूईपी, एसओपी, रोटेशन और फ्लूइड डायनेमिक आप एकदम एंड में करके जाओगे, सिर्फ पीवाईक्यू आप देख के चले गए और सिर्फ पीवाईक्यू आपने एनालिसिस किया, आपने देखा कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बस ये टॉपिक ही यूट्यूब से देख के सीख के करके चला जाऊं, वेल एंड गुड। कुछ करने की जरूरत नहीं इन चैप्टर में, क्योंकि ऑलरेडी कम दिन बचे, ये सब में इतना आपको करने की, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ 12th के चैप्टर्स में।
इलेक्ट्रोस्टैट जैसे ग्रेविटेशन जैसा ये 3 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 क्वेश्चन आते हैं। आई नो अगेन ये लॉज ऑफ मोशन जैसा ये डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, लेकिन 5 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे तो आपको जम के मेहनत करनी चाहिए। सबसे ज्यादा अच्छे से इसके वन शॉट वीडियोस देखो, सारे टॉपिक्स कवर करो, एक भी टॉपिक छोड़ो मत, चाहे थियोरेटिकल हो चाहे वो, क्योंकि ये एक लौता चैप्टर जिसमें से एनटीए चाहे तो 5 के 5 थियरी क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बना सकता है, 5 के 5 सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी बना सकता है। बहुत वास्ट है और इसके एमसीक्यू सॉल्विंग तो बहुत अच्छे से करके जाओ। फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, अगेन थोड़ा ट्रिकी और डिफिकल्ट चैप्टर है, सिर्फ 2 आते हैं तो थोड़ा भी इसको साइड रख सकते हो। मैग्नेटिज्म पूरा बायो जैसा चैप्टर है, ये करके चले जाओ। ईएमआई, एसी, ईएमएफ, इतने प्यारे तीनों क्यूट क्यूट चैप्टर है, मतलब लिटरली इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता। बेसिक एमसीक्यू है, बेसिक क्वेश्चन आपको देखना है और बेसिक आपका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये 3 चैप्टर जब 2-2, 3-3 एमसीक्यू आते हैं तो इनको अच्छे से कर लो। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में से वेव ऑप्टिक्स तो बहुत ईजी लगता है लोगों को, लेकिन रे ऑप्टिक्स थोड़ा ट्रिकी है, बट 3 क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको भी इंपॉर्टेंस देनी है, थोड़ा बाद में देना पर देना। सेमीकंडक्टर, इससे 3 एमसीक्यू आते हैं, द मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर जो लोग ध्यान बिल्कुल नहीं देते, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली सेमीकंडक्टर से बहुत अच्छे एमसीक्यू बन सकते हैं और बहुत ही अप्लाइड टॉपिक है जो इन फ्यूचर यूज होने वाला है, तो ये कर सकते हो आप ऐसे। अभी मैग्नेटिज्म हुआ और फ्लूइड डायनामिक और ये सब अब एंडिंग में रखो तो चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि फिजिक्स आपसे सॉल्व नहीं हो रही, इवन आफ्टर इतना मैंने स्पून फीडिंग आपको बता दे कि ऐसे ऐसे आपको करना है, ये चैप्टर आपको पहले करना है, उसके बाद भी लोगों से सॉल्व क्यों नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आई होप दिस पर्टिकुलर 1 और 2 मिनट विल चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स फिजिक्स कि कैसे आपको फिजिक्स सॉल्व करनी चाहिए। मान लो मैंने आपके सामने वेलोसिटी की एक वैल्यू रख दी और मैंने टाइम की एक वैल्यू रख दी, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन आ रहा है, a = v/t। तो यहां तो मुझे कुछ एस्पिरेंट जिन्होंने गैस कर लिया एक्सेलरेशन, मुझे बताना भी नहीं पड़ा कि आपको फाइंड क्या करना है। क्यों? क्योंकि आपने वेलोसिटी यहां पे लिखी, टाइम लिखी, अब एक ही चीज यहां पे पूछी जा सकती है, वो है एक्सेलरेशन। सेम मैंने आपको फोर्स की एक वैल्यू दे दी, मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दी, क्या मुझे बताना पड़ रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? ऑफकोर्स वर्क आपको फाइंड करना है, वर्क = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले है ना, क्वेश्चन फिजिक्स का पढ़ो ना, तो ये स्टेप थोड़ा परफॉर्मा आपने कहीं नोटबुक में लिख लो। सबसे पहले सारा डेटा लिख लो, क्वेश्चन में अंडरलाइन करके कि फोर्स की वैल्यू है, ये डेटा लिखो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, ये डेटा लिखो। उसके बाद अंडरलाइन कर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। अब थियोरेटिकल पॉइंट्स है वो डेटा में आप लिख नहीं सकते, तो आप अंडरलाइन कर लो कि कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो आपको फ्रिक्शन इंक्लूड करना है कि नहीं, और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो फ्रिक्शन इंक्लूड करूं या ना करूं, वो आपको होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। फिर जो आपने डेटा लिखा है ना, उनमें रिलेशन बिल्डअप करना चालू करो। अगर अपने सारे फॉर्मुला से रटोगे तो अपने आप ही रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा, और फॉर्मुला अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो अभी बहुत टाइम लग रहा होगा रिलेशन बिल्डअप करने में। वही सेम वेलोसिटी और टाइम भी दे, तो a = v/t तो इतना रटा हुआ है कि आप अपने आप ही गेस कर लोगे, आपको बताना भी नहीं पड़ेगा कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि नहीं। उसके बाद भी ऑप्शन पे नजर डालो तो पता चलेगा अरे एक्सेलरेशन की यूनिट है, मतलब 110% एक्सेलरेशन इज फाइंड करना है। तो मेरा लास्ट वही है कि डिसाइड द यूनिट एंड आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। आधा तो शायद क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि आपको इनडायरेक्टली लिखा होगा यार आपको वर्क फाइंड करना है। ओके, अब आप समझ नहीं पा रहे इसमें फाइंड क्या करना है, सब तो दे दिया। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में अगर यूनिट सबकी जूल लिखी हुई है तो आपको वर्क ही फाइंड करना है, आपको और कुछ फाइंड नहीं करना। तो जो रिलेशन है वो बिल्डअप करो कि यार ये सबसे मैं क्या करूं कि मेरा एनर्जी निकला है या मेरा वर्क का आंसर निकला है। तो ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो होगा। सबसे पहले तो फॉर्मुला रटे होने चाहिए, तभी फॉर्मुला में आप रिलेशन बिल्डअप कर पाओगे। फिर डेटा लिखो कि आप उनमें कोरिलेट कर पाओ। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड्स और थियोरेटिकल पॉइंट्स है उनको आप हाईलाइट करो, और उसके बाद आप ऑप्शन से दिमाग लगाओ कि क्या आपका आंसर आ सकता है। ये 4 पॉइंट अगर आपने दिमाग में रख लिए और जो तरीके से मैंने हर एक चैप्टर को आपको सॉल्व करने को बताया आपने कर लिया, तो फिर आप कोई भी मॉक टेस्ट उठा लो, आपके अच्छे मार्क्स आने ही वाले हैं। एंड आई एम सेइंग बहुत ही अच्छी मॉक टेस्ट है। एनसीईआरटी पेज लोकेटर दे दिया, पूरा आपका नीट जैसा बुकलेट दे दिया, आंसर की आपको दी हुई है, फ्री में एक प्रैक्टिकल बुक आपको मिल रही है, तो आपको और क्या चाहिए। सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको पता चल गया कि फिजिक्स को अप्रोच कैसे करना है, फिजिक्स के कौन से चैप्टर को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देने और किस स्टेप्स में हमें परफॉर्म करना है। सो या विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं वहां पे डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एंड यू कैन जस्ट गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं बहुत ज्यादा अच्छे नोट्स हुए, मेरे पूरी हैंड रिटन एनसीईआरटी और मेरे पूरे शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप सब मैंने जो आप मेरे वीडियोज में देखते हो कि पुराने जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, सब मैंने वहां पे फ्री में अपलोड किए। यू कैन जस्ट गो एंड एक्सेस टू देम। एंड और भी अच्छे आइडियाज और जो फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स जो मेरे को आते हैं वहां पे सब अपलोड करता रहता हूं। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।